हेलो एंड वेलकम ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। सो कंसंट्रेशन, ये तो हम सब जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली हमको जानना है कि सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है सॉल्वेंट की मात्रा के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, एक रिलेटिव टर्म हो गया एक तरह का कि इतने सॉल्यूट में इतना सॉल्वेंट या इतने बड़े सोल्यूशन में इतना सॉल्वेंट। So it is basically amount of substance in a given solution or amount of solute in a particular solution with respect to the amount of solvent or solution depending on various terms. किसी टर्म में solution है, किसी टर्म में solvent है, देखेंगे। तो अब इस concentration को represent करने के लिए हम अलग अलग तरह के टर्म्स यूज करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बहुत अलग अलग वैरायटी के टर्म्स है जो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं और हमें उनके इंटर कन्वर्जन सीखना, रिएक्शंस में उनका दरकार होना। कभी डेटा में कोई टर्म दिया रहेगा, कभी कोई टर्म दिया रहेगा। सो हमको उन सारे टर्म्स से वेल अवेयर होना होगा और उनको उनको एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट करते वो हमें आना होगा। और हर टर्म का क्या मीनिंग है, हर टर्म कितना कंसंट्रेशन बताना चाह रहा है कि एक टर्म अगर ये वैल्यू दिया हुआ इसका मतलब कितना कंसंट्रेशन है, ये हमें फील होनी चाहिए। तो इतने सारे टर्म्स क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? बेसिकली इट इज telling us about what? It is telling us about the amount of substance, right? It is telling us about amount of substance. अब ये जो सब्सटेंस का अमाउंट है ना, ये मास के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो सकता है, वॉल्यूम भी अमाउंट बता सकता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स बता सकता है। ऐसे कई पैरामीटर है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता सकते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशंस, सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, राइट। सो हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को देखेंगे, सबको स्टडी करेंगे, कौन क्या, किसका क्या महत्व है, कौन कैसे इंटर कन्वर्ट होता है, ये एक एक करके सीखेंगे। ध्यान रखना है, बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये आपको स्टोइशियोमेट्री में यूज आएगा, ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में यूज आएगा, और ओवरऑल हर जगह केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में डेफिनेटली यूज आएगा। आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो यूज आएगा। तो इट हैज यूजेस एवरीवेयर, राइट। इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा ना सोल्यूशन में क्या बोलना चाह रही है। जो सोल्यूशन आपको दे दिया, एक सोल्यूशन, एक डब्बा आपको पकड़ा दिया जाएगा अगर ये बीकर है, इसमें ये 3 मोलर सोल्यूशन है, तो अगर आपको पता नहीं कंसेंट्रेशन 3 मोलर क्या होता है तो आप नहीं समझ पाओगे कि उसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा है कि कम है। सो ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री ही है, राइट। सो देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि वैरायटी ऑफ टर्म्स है, राइट। तो सबसे पहला कंसेंट्रेशन टर्म जो है, जो हम डील करने जा रहे हैं, उससे उसका नाम है, सबसे सिंपल हम जानते हैं, सब इसको भली भांति परिचित है, डेंसिटी। ये एक तरह का कंसेंट्रेशन टर्म है। ये बता रहा है कि सब्सटेंस जो कितना गाढ़ा है, राइट, कितना डेंसिटी बताता है कितना गाढ़ा है, या हम लोग बोलेंगे कि कितने मास में या कितने वॉल्यूम में कितना मास दबा पैक किया गया है, राइट। तो ये हम सभी जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें मास भी सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, ध्यान रखिएगा। अब ये ग्राम में हो सकता है, ये एमएल में हो सकता है, ठीक है, ये केजी में हो सकता है, ये लीटर में हो सकता है, या ग्राम, लीटर, अलग अलग वैरायटी ऑफ यूनिट्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो हम लिखेंगे फाइनली रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, राइट। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, ये ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, इसको किसी से मतलब नहीं है। ये अपने आप में पूरा सोल्यूशन का या डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस के लिए हम जान निकाल सकते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये पूरे सॉल्यूशन में डील करता है, तो सॉल्यूशन का मास बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये हम लोग को मिल गया डेंसिटी। अच्छा, एक चीज देखना ध्यान से, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग टेम्परेचर वेरी कराते हैं, टेम्परेचर वेरीज, राइट, सो दिस इंप्लाइज डेंसिटी विल चेंज। व्हाई सो? ऐसा क्यों भाई? देखो, टेम्परेचर अगर बदलेगा तो मास तो नहीं बदलेगा। मास इज कांस्टेंट, जो मास हमने उठाया था वही मास रहेगा, टेम्परेचर बढ़े घटे मास उतना ही रहेगा। बट टेम्परेचर बढ़ने घटने से वॉल्यूम जरूर बदलेगा, राइट, क्योंकि वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक्सपेंशन हम जानते हैं सॉल्यूशंस का, लिक्विड हर सब्सटेंस का एक्सपेंशन हो सकता है, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा, बट टेम्परेचर बढ़ने से मास में फर्क नहीं आएगा।
राइट। सो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, बट दिस इज वेरिंग, सो इसलिए टेम्परेचर बदलने से डेंसिटी विल वेरी, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का यूनिट हमने जान लिया, डेंसिटी का हमने वेरिएशन जान लिया टेम्परेचर से। ये जो डेंसिटी है इसकी एक एक डिफरेंट टाइप की डेंसिटी में हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। नाम सुना होगा बचपन में, है ना, देखते आ रहे होगे बचपन से, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, नाम से समझ में, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी और के रिलेशन में। सो एक सब्सटेंस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर सब्सटेंस का डेंसिटी। सो इसका मतलब क्या, डेंसिटी बाय डेंसिटी, रो वन बाय रो टू, मतलब यूनिटलेस, राइट। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के एनालिसिस बता दे रहा है कि हाँ डायमेंशनलेस है, कि ये इसके कितना बेसी गुना डेंस है, इस तरह का कुछ बताएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी में भी दो प्रकार आते हैं। हमने पहले देखा है वेपर डेंसिटी, राइट। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ये इसका फॉर्मूला था, याद होगा, रिलेशन निकाला था, है ना। ओके, सो ये क्लियरली दिख रहा है कि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहे हैं, एंड मॉलिक्यूलर मास इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट, राइट। हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर बदले जो बदले फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया कि वेपर डेंसिटी जो है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके करेक्ट। अब एक और तरह की डेंसिटी आती है, एक और तरह की रिलेटिव डेंसिटी आती है, जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। ये क्या है, specific gravity is the ratio of density of the substance, right, of the substance or the solution with respect to density of पानी, ठीक है ना, density of पानी at the rate 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 डिग्री वाला लोचा पता है ना, anomalous expansion of water, right। तो 4 डिग्री में जो डेंसिटी है that is constant, राइट, एक कांस्टेंट वैल्यू की 4 डिग्री में जो डेंसिटी वो वही रहेगी। सिंपल सी बात है, हम डिवाइड कर रहे हैं 4 डिग्री की वैल्यू से, तो 4 डिग्री में जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से भी नहीं बदलेगी, घटाने से भी नहीं बदलेगी, क्योंकि 4 डिग्री की डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो सब्सटेंस की है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट वाटर की डेंसिटी डेफिनेटली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो डेंसिटी की वैल्यू वो हम चूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, सो वो कांस्टेंट है। तो न्यूमरेटर इज वेरिंग विद टेम्परेचर बट डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स हमने बात की अभी, इतने सारे, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, these are defined for any substance, right, not necessarily a solution, ठीक है। अब हम टिपिकली सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन टर्म्स निकालने जाते हैं, देखते हैं। तो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन टर्म्स निकालने के पहले जरूरी है कि हम थोड़े सोल्यूशन के बारे में एक बेसिक डिस्कशन करें, एकदम बेसिक, जो ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन है वो हम सोल्यूशंस के चैप्टर में करेंगे। बेसिकली सोल्यूशन जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो, उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, राइट। एक से बेसी सोल्यूट होना संभव है, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होता है सोल्यूशन, ओके। तो अच्छा, बता देता हूं बेसिक आइडिया। अगर सोल्यूशन का एक फेज होगा, सॉल्यूट का एक फेज होगा, सॉल्वेंट का एक फेज होगा, राइट। जब दो ही कंपोनेंट है और सॉल्वेंट का जो, सोल्यूशन का जो फेज है उसका जो फेज आ रहा है वही सॉल्वेंट का फेज कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम एक बेसिक डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में और फिर उसकी कंसिडरेशन टर्म्स देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो अब एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, ये कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत सिंपल सा बात है। जिस कंपोनेंट की फेज, फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस क्रूड भाषा में, जिस कंपोनेंट की फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करती है दैट इज द सॉल्वेंट, राइट। मतलब अगर पानी और नमक मिलाए हैं, चीनी मिलाए हैं, तो पानी और नमक मिलाने के बाद क्या कहलाएगा, नमक का पानी, राइट। तो
उसमें सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। व्हाई? क्योंकि सोल्यूशन का जो फेज है, फाइनल फेज, दैट इज लिक्विड एंड वाटर इज आल्सो इन लिक्विड फेज, राइट? तो ये क्लियर बात कि सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, हम पहचान लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों ही क्वांटिटी सेम फेज में है, जैसे हमने मिला दिया पानी और तेल, दोनों ही सेम फेज और सोल्यूशन का फेज भी वही, तब कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट? तब जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ओके, जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, दैट विल बी द सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम है, दैट विल बी द सोल्यूट। इसलिए सोल्यूट कैन बी मोर देन वन, ठीक है ना? पानी में चीनी मिला दो, नमक मिला दो, और भी कुछ मिला दो, सोल्यूट ज्यादा हो सकता है, बट सॉल्वेंट सिर्फ एक ही रहेगा। क्लियर? तो सॉल्वेंट विल बी इन द सेम फेज एज द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट विल बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट टू द सॉल्यूशन, राइट? अच्छा, ये सिंपल सी लॉजिक, बात क्लियर। अब हम सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करेंगे, और ये सब, ये जो टर्म्स होंगे, ये सॉल्यूशन के कुछ पैरामीटर, सॉल्यूट के कुछ पैरामीटर, सॉल्वेंट के कुछ पैरामीटर पे निर्भर करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी बना लेते ताकि एक कॉमन टर्म्स चले, कॉमन सिंबल्स यूज हो, राइट? तो हम लोग को क्या क्या चीजें की दरकार पड़ेगी, क्या क्या क्वांटिटीज, क्या क्या वैल्यूज की दरकार पड़ेगी, उसको लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो सॉल्यूट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, सॉल्वेंट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, और सॉल्यूशन के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, ये देखते, राइट? सो हम लोग को डेफिनेटली सबसे पहले दरकार पड़ेगा वेट, राइट? तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम लिखेंगे स्मॉल w1, वेट ऑफ सॉल्वेंट w2 एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन w, ओके? देन विल नीड वॉल्यूम, volume of solute, let's write it as V1, volume of solvent V2, volume of solution capital V, right? All are capital. Okay, then we'll need moles, number of moles. So N1, N2 and then small n. अच्छा, ये रिलेशन क्या हुआ? W1 प्लस W2, ये क्या हुआ? V1 प्लस V2, ये क्या हुआ? N1 प्लस N2, right? Then we'll need molecular weight, है ना? molecular weight of the component making the solute or the solvent. So इसको हम लोग ले लेते हैं m1, ओके, m नहीं लेंगे हम, ठीक है? इसको हम ले लेते हैं w1, कैपिटल W, ध्यान रखना, w2, और इसके लिए वी आर नॉट डिफाइनिंग इट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का कोई महत्व सेंस नहीं बनेगा, राइट? ओके, देन वील नीड इक्विवेलेंट वेट, ओके, need equivalent weight, let's define it E1, E2, then we'll also need number of equivalents, okay, small e1, small e2 and then e, will not need it, but ठीक है, e is equals to e1 plus e2 कर सकते हैं, दरकार नहीं पड़ेगा अभी के लिए। इतने सिंपल्स आई थिंक विल बी इनफ टू डिफाइन ऑल द टर्म्स, ठीक है? तो ये टर्मिनोलॉजी फॉलो करेंगे, सिंपल भी, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज मास बाय वेट परसेंटेज, लेट्स कॉल इट फर्स्ट ओनली, डेंसिटी को हटा देते, जीरो मान लेते डेंसिटी को। सो मास बाय वेट परसेंट, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, सो जो फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म हम जो देखने जा रहे हैं उसे हम कहेंगे मास परसेंटेज, राइट? इसे फर्स्ट मानते हैं, डेंसिटी को जीरो कर देते, ओके, जीरोथ कंसेंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज, या हम लोग इसको वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं, कुल, ओके? सो इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखेंगे m बाय m और परसेंटेज w बाय w, ओके? डिफाइन, इसका डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है? सॉरी, दैट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है, तो बेसिकली क्या लिखेंगे? परसेंटेज w बाय w यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू मास ऑफ
solute upon mass of solvent। ध्यान रखना है, सॉरी फिर मैंने वो गलती की ताकि आप वो गलती ना करो। ओके, मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ टर्म्स सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में है, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है, तो ये गलती नहीं करनी है। अब मैंने कर दी तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना। अपनी गलती छुपाने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। इनटू 100, राइट। ओके, सो ये हो गया। अब हमने जो टर्मिनोलॉजी बनाया इसके हिसाब से लिख दे, W by W इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट कितना रखा था हमने, W1 स्मॉल, मास ऑफ सोल्यूशन कैपिटल W, या ऐसे लिख सकते हैं W1 by W1 plus W2 into 100। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक और टर्म डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते करते एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं मास फ्रैक्शन, राइट, denoted by capital X. It is the ratio of mass of a component of the solution to the mass of the solution। सेम ही चीज हुआ, बस एक रेशियो है, परसेंटेज नहीं, और ये किसी भी कंपोनेंट के लिए यानी कि सॉल्वेंट के लिए भी है। सो x1 क्या होगा, x1 मतलब 1 is for solute, we have reserved the subscript 1 for solute, so x1 will be W1 upon W, where x2 would be W2 upon W, right। नाउ हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो W by W यानी कि मास परसेंटेज और वेट परसेंट इज इक्वल टू क्या है ये, W1 by W, राइट। अच्छा यहाँ इंटू 100 था, ओके। सो W1 by W क्या हो जाएगा, x1 इंटू 100, राइट। सिंपल, एकदम सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, आई गेस कंफ्यूजन होने जैसा कुछ इसमें है भी नहीं। सो ये समझ में आ गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की ओर। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और उसे हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सिंपल, इसे लिखेंगे क्या, परसेंटेज V by V। ये भी वैसे ही डेफिनेशन है, बस अब मास की जगह वॉल्यूम आ गया। सो परसेंटेज V by V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, 100। कुछ नहीं रखा यार, एकदम सिंपल सिंपल चीजें है सब, कुछ भी नहीं रखा है सब में, बट गलती होने की चांसेस होती है, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं सब में, कि सोल्यूशन था सॉल्वेंट था, तो वहां ध्यान रखना कि वहां हम गलती ना करें। अच्छा, एक चीज हम पिछले डिस्कशन में भूल गए थे कि ये परसेंटेज m by m इज इट डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेरी क्लियर, दोनों मास है यार, मास का रेशियो है, टेम्परेचर बदलने में मास नहीं बदलेगा, ना ऊपर का ना नीचे का, सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, क्या ये वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, सोचो। वॉल्यूम सॉल्यूट का भी टेम्परेचर पे बदल सकता है, टेम्परेचर बदलने से सॉल्यूशन का भी बदल सकता है, और कोएफिशिएंट ऑफ जो चेंज होगा ऊपर और नीचे में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही सोल्यूशन में मिक्स्ड है तो एक तरह से वो बदलेंगे। सो हम लोग परसेंटेज V by V को भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हैं। क्लियर, सिंपल फंडा, ओके। अच्छा, फाइनली इस परसेंटेज V by V को कैसे लिखेंगे, हमारे टर्मिनोलॉजी के अनुसार V1 by V इंटू 100, राइट। कुछ नया नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। अब तीसरा कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, ठीक है। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है मास, या हम लोग बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, इसे कैसे लिखेंगे, परसेंटेज m बाय v या परसेंटेज w बाय v। ओके, परसेंटेज m बाय v इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनरली इसको ग्राम में लेते हैं और इसको ml में लेते हैं फॉर द केस ऑफ मास बाय वॉल्यूम। सो इसका यूनिट हो जाएगा, अच्छा इंटू 100 कर देंगे,
यूनिट हो गया ग्राम पर ml। कूल, सिंपल। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे हमारे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, m/v हमने लेता W1, यहाँ पे कैपिटल V रहेगा, इनटू 100। टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, मास नहीं बदलेगा बट वॉल्यूम जरूर बदलेगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट, सिंपल, कूल। नेक्स्ट, वेरी इजी, एकदम इजी काम चल रहा है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, फोर्थ टर्म, बस उसका उल्टा जो पिछले देखा था, इस केस में वॉल्यूम बाय मास परसेंट। ओके, इसे क्या लिखेंगे, V बाय m, या लिख सकते इसे परसेंटेज V बाय W। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, सोल्यूशन नहीं, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली मास है यहाँ पे, ठीक है ना, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई नहीं कर, केमिस्ट्री में वेट बोल रहे हैं बट ठीक है, अगर एक्यूरेटली जाए तो वेट नहीं, मास ही है। ओके ओके, ये हो गया अब हमारे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, V बाय m इज इक्वल्स टू V1, कैपिटल V था, V1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल m, इनटू 100, राइट, सिंपल। अब एक और टर्म आता है, बड़ा सिंपल है, बट बस सबका पता होना चाहिए डेफिनेशन, दैट इज इनफ। पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या है, इसे हम लिखते हैं ppm, ठीक है ना, ppm, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ppm बोलते हैं। बेसिकली इट्स मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 millionth part of the mass of the solution, right, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, ध्यान रखना। सो अगर हम लोग लिखने जाए, व्हाट विल बी ppm, ppm इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन लिखी दे तो रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख रहे, सीधा फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट m1 डिवाइडेड बाय m बाय 10⁻⁶, ठीक है ना, मतलब 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कितना m का पार्ट है, राइट। सो अगर इसे लिखे तो ये हो जाएगा m1 बाय m इंटू 10⁻⁶, ये देखा नहीं लग रहा, ये मास फ्रैक्शन है ना, x1 इंटू 10⁻⁶, राइट। अच्छा, x1 इंटू अगर 100 करे, 10⁻2 करे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट या m बाय m, इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, है ना। अब ऐसा ही एक सिमिलर टर्म है, बस उसका नाम है, रंग बदल देते यार, अच्छा लगेगा, बोरियत सा हो रहा है, टॉपिक भी बोरिंग है थोड़ा, बट यूजफुल बहुत है, बोरिंग लग रहा होगा बट ये काम आएगा, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आपको हर पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा, हर जगह। सो थोड़ा सा सब्र रखो, इंटरेस्टिंग जरूर बनाएंगे इसे भी। पार्ट्स पर बिलियन, इसे हम कहते हैं ppb। जनरली जर्म्स कितने जर्म्स है, कितना बहुत कम कंसेंट्रेशन जब हो तो इसका बताते हैं कि यहाँ भी 1 बिलियन पार्ट में एक है, सिर्फ एक था, तो ऐसा कुछ रहता है जनरली। सो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 बिलियन पार्ट ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये ppb क्या हो जाएगा, m1 m अपॉन 10⁻⁹, ये क्या हो गया, m1 बाय m इंटू 10⁻⁹, मतलब कि इसे अगर हम लिखते चले x1 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, x1 इंटू 100 कर दो तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज w बाय w या परसेंटेज m बाय m इंटू 10⁻⁷, है ना, 10⁻2 तो वो खा गया। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ppm इंटू 10⁻3, राइट। सो ये सिंपल बात है, क्लियर, राइट ना। तो ये था हमारा 5वां कंसंट्रेशन टर्म, आई गेस नंबर में क्या रखा है बट जान लेते हैं, 5th कंसंट्रेशन टर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये सब बहुत इजी है, ठीक है ना, इसमें कुछ रखा नहीं है, बहुत इजी वाले भी बता रहा हूँ ताकि
फ्लो बने। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म, अब यहां से समझ लो टॉपिक चालू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर में जो बताने जा रहा हूं दैट इज मोलैरिटी। ये हर जगह देखोगे और यही यूज आएगा। इसका सिंबल है कैपिटल एम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान से समझना। ये हर जगह यूज भी आएगा, क्वेश्चंस भी इस पे ही आएंगे, और इसको सीखना, समझना, फील करना बहुत जरूरी है और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं रखा। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 liter of the solution। सो बेसिकली अगर हम मैं कहूं अगर कि आई हैव 1 molar NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब 1 लीटर उस पानी के सोल्यूशन में, नमक सोल्यूशन में 1 moles ऑफ NaCl है, बस और कुछ नहीं। इतना सिंपल इसका मीनिंग है। और यही दिख ही रहा है वाइडली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि ये बस मोल्स को और वॉल्यूम को रिलेट करा डायरेक्टली। सो एकदम सबसे बेसिक कॉमन है ये। सो हम क्या लिखेंगे? m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liters, राइट? सिंपल, लीटर्स होना चाहिए, वॉल्यूम जरूर ध्यान रखें। सो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? ये गलती मत करना। हम सॉल्वेंट की भी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, बट हम सॉल्यूट की निकाल रहे हैं, या कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये क्या हो गया? N1 अपॉन V, ध्यान रहे लीटर्स में होना चाहिए। कूल, ये मीनिंग हो गया मोलैरिटी का। ऐसे ही हम सारे पिछले कंसंट्रेशन टर्म्स को मीनिंग दे सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है कि अगर परसेंटेज मैं बोलूं, अगर एक NaOH सोल्यूशन है जिसका परसेंटेज वेट बाय वेट 20 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम NaOH है, और सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, तो बचा हुआ 80 ग्राम वाटर है। ऐसे ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ml कोई सोल्यूशन है और उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 20 है, इसका मतलब 20 ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 20 ग्राम। सिंपल ना? तो 20 ग्राम NaOH है और 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो ऐसे एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड है, बेसिक फीलिंग है उसका। क्लियर? बहुत सिंपल है ये। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? बाकी होगा हमने यूनिट देखा था, वेट बाय वेट का यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस। वेट बाय वेट का रेशियो है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिटलेस। फिर हमने देखा था वेट बाय वॉल्यूम का यूनिट ग्राम पर ml। ठीक है ना? यूनिट निकालना हम जानते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल है, मोल्स पर लीटर। ओके, ये हो गया मोलैरिटी का यूनिट। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ रखा नहीं इस क्वेश्चन में, बट इसका एप्लीकेशन एक बार हाथ गंदा करना ही पड़ता है, तभी सीख पाते ठीक से। जब तक हाथ नहीं चलाओगे खुद, तब तक समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है देखते हैं। ये हमारे पास हमने लिया, सपोज करो, लेट्स कंसिडर वी हैव 4 ग्राम NaOH, ठीक है, और उसमें हमने डाल दिया 250 ml पानी। ठीक है, सो क्या बोलना है हमें? बताना है मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ओके, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, राइट? दिख ही रहा, एकदम सिंपल है। मोलैरिटी क्या निकालना है? मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ NaOH टेकन, ओके, डेफिनेटली हमें पता है बात, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, राइट? और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अरे एक चीज भूली गई, इन लीटर्स। ये गलती नहीं होना चाहिए, इन लीटर्स। ओके, तो देखते क्या होगा। ओके, बहुत सिंपल है ये, दिख ही रहा होगा, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। बट फिर भी देखोगे कि इसी में गलती होती है, यहीं चकरा जाओगे, इसलिए इसे इतने प्यार से, इतने इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। लग रहा है बोरिंग है, घटिया है, बट क्वेश्चन जब आएगा क्लिक ही नहीं करेगा ऐसे निकालने। बहुत लोगों को मैंने देखा है क्लिक ही नहीं करते मोलैरिटी कैसे निकालनी। अरे इतना सिंपल है यार, देखो ध्यान से देखो ना, तो इसलिए ध्यान से देखो। अच्छा, क्या होगा ये?
m इज इक्वल्स टू वेट ऑफ NaOH 4 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, हमको पता है 250 ml है, तो 250 बाय 1000, ओके, कितना हुआ 4/40, राइट, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, ओके, इनटू 1000 बाय 250, क्लियर। सो क्या हो गया, ये निकल गया आराम से सोल्यूशन इसका, ये हो गया 254, 4 से 10 और ये हो गया 0.4 मोलर। अच्छा, अब एक चीज गौर करना, ठीक है ना, ये जो m है ना, m ये यूनिट बन गया है। अब हम सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को सीधा रिप्रेजेंट करेंगे 0.4 कैपिटल M। 0.4 कैपिटल M का मतलब है 0.4 मोल्स पर लीटर। अब जब कोई क्वेश्चन आएगा या कोई आपसे बात करेगा तो आपको बोलेगा ये इतना मोलर सोल्यूशन है, दिस इज एन x मोलर सोल्यूशन, दिस इज अ y मोलर सोल्यूशन, दिस इज 4 मोलर सोल्यूशन, 4 मोलर NaOH, 5 मोलर H2SO4, ओके, तो 5 मोल्स पर लीटर H2SO4। सो ऐसे ही सोल्यूशन को वो जिक्र किया जाएगा, इस कंसंट्रेशन नंबर को ऐसे यूज किया जाएगा। तो जो कैपिटल M सिंबल है वो उस यूनिट को रिप्लेस कर देगा, राइट, यूनिट मतलब मोल्स पर लीटर को रिप्लेस कर देगा, ये कंबाइंड एक क्लब्ड यूनिट बन गया, राइट, इसको समझना, सोल्यूशन को इसी भाषा में बोला जाएगा, ओके। अब अगला कंसंट्रेशन टर्म हम देखते हैं जिसका नाम है मोलैलिटी, ठीक है, इसका भाई ही है, मोलैरिटी का भाई ही है, बट सीखना तो हो गई, समझना हो गई कि कुछ तो डिफरेंस है, पढ़ाना पड़ेगा, कुछ अलग है एकदम सिमिलर बट फिर भी अलग है। मोलैलिटी, इसका सिंबल है स्मॉल m, ठीक है, छोटा भाई है। सो मोलैरिटी क्या थी, ध्यान रखना इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है और इसी में गलती से क्वेश्चन बोलता है इंटर कन्वर्ट करने, बोलेगा मोलैलिटी पता है मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी पता है मोलैलिटी निकालो, राइट, और ज्यादा यूजफुल मोलैरिटी है डेफिनेटली, क्योंकि उससे जो काम की चीजें है यानी कि मोल्स, रिएक्शन होगा मोल्स के रिस्पेक्ट में, कोई कुछ निकालना है मोल्स मिल जाए तो काम हो जाएगा, सो वो सीधा मोल्स बताता है, राइट, मोलैलिटी भी मोल्स बताता है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, तो इसलिए अगर मोलैलिटी दे दे तो मोलैलिटी में कन्वर्ट करके हम आगे काम अपना कैलकुलेशंस कर पाएंगे, ठीक है, या क्वेश्चन तुमको सीधा ही बोल देगा, क्वेश्चन को चाहिए ही सिर्फ कन्वर्जन, और या क्वेश्चन को कुछ और चाहिएगा और मोलैलिटी देगा तो तुमको पहले मोलैलिटी को मोलैरिटी में ले जाना होगा फिर काम कर पाओगे, तो ओवरऑल कन्वर्जन आना चाहिए, राइट। तो मोलैलिटी है क्या, मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स है। मोलैलिटी इज, let's see, molality is number of moles of solute, सेम, यहां तक सेम, ये भी सोल्यूट की मोल्स की बात कर रहा है, वो भी सोल्यूट की मोल्स की बात कर रहा था, बट वो बता रहा था 1 लीटर सोल्यूशन में कितने हैं, और ये बोलेगा 1 kg सॉल्वेंट में कितने हैं, यहां आ गया ना लोचा, राइट, वो बता रहा था नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ये बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, सो small m is number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। पिछले केस में क्या था, मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया सोल्यूशन की जगह, सो यहाँ पे लोचा होता है, राइट। अच्छा, इसे अपने भाषा में लिखे, मतलब टर्मिनोलॉजी में लिखे तो क्या हो जाएगा, N1 अपॉन, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज स्मॉल m2 इन kg, नॉट सोल्यूशन, राइट, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके यूनिट्स क्या हो गया, मोल्स पर kg। नाउ द सेम स्टोरी रिपीट्स, जैसे मोल्स पर लीटर कैपिटल M से रिप्लेस हो गया, वैसे मोल्स पर kg स्मॉल m से रिप्लेस हो जाएगा, हम कहेंगे 2 मोलल, वहां पे था 2 मोलर, यहाँ पे कहलाएगा 2 मोलल, ओके, मोलल, तो यहाँ पे कहलाएगा 2 मोलल सोल्यूशन, 5 मोलल सोल्यूशन, राइट, ओके, ये फंडा क्लियर है कि हम इसे कैसे यूज करेंगे, इसका क्या एप्लीकेशन है। अब एक और इस पे क्वेश्चन देख लेते फिर, क्योंकि इस पे भी दिख रहा है कि डिफरेंस है, तो क्वेश्चन करें तब पता चले क्या अलग है, इतना क्या बदल गया kg लगाने से यार, एक सॉल्वेंट सोल्यूशन कर दिया, ऐसे क्या बदल गया, देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन देखते फिर से। हमारे पास है
7.45 ग्राम KCl। पिछले केस में लिया था सोडियम क्लोराइड, अभी ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, और हम इसमें डाल दिए 500 ml। इसका हमने बना दिया 500 ml, वॉल्यूम नहीं बता रहा वाटर का, इसका हमने बना दिया 500 ml सोल्यूशन है। सो मास ऑफ क्या पता है, सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, राइट। और एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी है सोल्यूशन की। ओके, तो निकालना क्या है, ऑब्वियसली मोलालिटी, टॉपिक वही चल रहा है, तो मोलालिटी निकालनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या कैलकुलेशंस अलग है। सो हमको क्या चाहिए भाई, व्हाट डू वी नीड, वी नीड इज वेरी सिंपल। हमारी मांगे बहुत सिंपल है यार, हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर यूनिट केजीएजी करते रहेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सल्यूट का, KCl का, यहाँ लिख देते हैं, ये है NKCl बाय M पानी इन kg, बार बार लिख रहा हूँ इन kg। ठीक है ना, देखते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। NKCl क्या होगा, वेट ऑफ KCl टेकन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, राइट। तो ये क्या हुआ, 7.45 ग्राम्स डिवाइडेड बाय के, पोटेशियम कितना भाई 39, क्लोरीन कैसे दिया 35.5। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो क्वेश्चन बनाई है इजीली सॉल्व करने के लिए, कितना आएगा 7.45 यहाँ आया और यहाँ पे आया 74.5, राइट, यहाँ आ गया 0.1, राइट ना। ठीक है, ये हो गया 0.1। अब देखते हैं, ये तो निकल गया, तो इजी था, पता है क्वेश्चन देख के इजी लगा था। ओके, अब बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 500 ml and rho solution is 1.2 ग्राम पर ml। और हमको चाहिए क्या, what we want is mass of water, मतलब mass of solvent। तो अब हमको पता है mass of solute पता है, और इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और रो सोल्यूशन के मदद से वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ व्हाट, सोल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, राइट। सो m सॉल्वेंट यानी कि m पानी इज इक्वल्स टू, सॉरी, m सॉल्यूशन माइनस m solute which is KCl in this case। और m सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये रो क्या होता है m अपॉन v, राइट। सो m कहां से आएगा, रो इंटू v, सो रो सोल्यूशन इंटू v सोल्यूशन माइनस m KCl। सो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट, बट मैं मदद कर देता हूँ। रो कितना है 1.2, v सोल्यूशन 500, यूनिट्स कंसिस्टेंट है 1.2 ग्राम पर ml, यहाँ पे 500 ml, माइनस इसका m कितना था KCl का, लेट्स सी दिस, ये कितना है 7.4 ग्राम। ओके, सो ये आ गया m सॉल्वेंट। हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकलेगी, स्मॉल m इज इक्वल्स टू NKCl MH2O इन kg, बट हमको क्लियरली दिख रहा है हमने जो निकाला वो ग्राम्स में था, हम इसको लिखेंगे 0.1 अपॉन, लेट्स कॉल इट x, ले लो, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 क्योंकि ग्राम में थी, और यू विल गेट एन आंसर इक्वल टू 0.168 स्मॉल m, 0.168 मोलल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज, इतना भी ये सिंपल नहीं था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व था, राइट। तो थोड़ा सा इन्वॉल्विंग हो गया, तो अब सोचो जब मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा तो ये थोड़ा और इन्वॉल्विंग हो जाएगा, तो उसको ध्यान से करना है, अभी हम लोग उसमें जरूर करेंगे, बट अभी अगले कंसंट्रेशन टर्म को सीखते हैं, पहले सारे कंसंट्रेशन टर्म्स सीखते हैं, फिर उनके इंटर कन्वर्जन पे भी बात करेंगे, राइट। मोलैरिटी और मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, लेट्स सी। मोलैरिटी ले आते हैं इसको हमारे पास, मोलैरिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs।
सो नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर से नहीं बदलेगा बट वॉल्यूम बदलेगा. मोलैरिटी इज डेफिनेटली टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट. एंड नंबर ऑफ मोल्स भी टेम्परेचर से नहीं बदलेगा, मास भी नहीं बदलेगा टेम्परेचर से. सो ये क्या हो गया, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. क्लियर? आई होप दिस मेक सेंस. वेरी सिंपल, राइट. अब हम बढ़ते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म की ओर, जिसको हम प्यार से कहेंगे नॉर्मैलिटी. बहुत नॉर्मल है ये, राइट. बट सबसे बेसी टेढ़ा यही है यार, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. नॉर्मैलिटी, इसका सिंबल है कैपिटल एन, राइट. ओके, तो ये अब नॉर्मैलिटी मोलैरिटी का एक भाई है, बराबरी का भाई है भाई, ये छोटा बड़ा नहीं है, एकदम बराबरी में आता है. सो मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट. नॉर्मैलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. उम्मीद है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट याद होगा सबको. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, देखिए कैपिटल एन इज राइट, तो एकदम मोलैरिटी जैसा है, एकदम ही मोलैरिटी जैसा है ना. बस इसका यूनिट्स क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सिमिलरली अब जैसे हम बोलते थे 0.1 मोलर सोल्यूशन या 0.2 मोलर सोल्यूशन, वैसे ही 10 नॉर्मल सोल्यूशन. ओके, तो 10 नॉर्मल का मतलब 10 इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. जनरली एसिड्स के लिए यूज होगा कि दिस इज 10 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड और 20 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड, राइट. हमने पढ़ाई है इनफेक्टर क्या होता है एसिड्स एंड बेसिस का. अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अगला कंसंट्रेशन टर्म जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है. इसका यूज ज्यादा आएगा नहीं और इसलिए उसका नाम भी हमने क्या रख दिया है, फॉर्मेलिटी. अच्छा, होता क्या है ना, ये जो आयंस होते हैं या जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका मास जो एग्जैक्ट मास डिटरमाइन करना टफ हो जाता है. मॉलिक्यूलर मास या मास टफ हो जाता है क्योंकि क्या, व्हाई, क्योंकि ये डिसोशिएट कर जाते हैं सोल्यूशन में डालने से. अब डिसोशिएट कर गए तो निकालना, कैलकुलेशन से एक्सपेरिमेंट्स टफ हो जाते हैं. सो मॉलिक्यूल्स के लिए तो हम लोग मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स के लिए, मॉलिक्यूल्स मतलब कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, राइट. ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के लिए वी कॉल देम, मतलब जो मास निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास. क्योंकि सपोज करो NaCl है, तब NaCl जैसे ही पानी में डाले, जितने सारे मोल्स NaCl के गए, सब Na प्लस टूट गए और Cl माइनस टूट के बिखर गए. तो किस, जब हम मास निकाले तो किसका मास मिल रहा है, हमको नहीं पता कि जो हमने चंक ऑफ मटेरियल उठाया है उसमें क्या Na और Cl यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है. हो सकता है कि उसमें Na की क्वांटिटी ही हो और Cl ना हो, या Cl ही हो Na ना हो, या उसमें 10 Na हो 2 Cl हो. सो मास निकालना फिर टफ हो जाता है. तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं कि हमें पता है इसका फॉर्मूला NaCl, तो उस फॉर्मूला यूनिट का मास क्या होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला मास, राइट. तो फॉर्मूला मास के बेसिस पे जैसे मोलैरिटी थी, वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स के लिए मोलैरिटी की क्या बोलते हैं काउंटर पार्ट इज फॉर्मेलिटी. सो मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालना है, ठीक है. बेसिकली लिख ही लेते हैं, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स. कितने फॉर्मूला यूनिट्स है, फॉर्मूला यूनिट मतलब कितने NaCl के पेयर्स हो जाएंगे या कोई भी दूसरा कंपाउंड के, डिवाइडेड बाय अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. फॉर्मेलिटी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी, ये लिख सकते हैं. और अगर डिटेल में जो मैं बोलना चाहते थे और डिटेल अगर देखें इसका, तो ये क्या होगा, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट. वही फॉर्मूला वेट मतलब फॉर्मूला यूनिट का वेट क्या आ रहा है जो हम लिख सकते हैं ऑन पेपर. दिस विल गिव यू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट. जैसे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट था, वो मोल्स दे रहा था, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट. ओके, सिंपल है. अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा, डेफिनेटली मोलैरिटी जैसा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. क्योंकि E1 क्या है, E1 इज
basically E1 is weight या mass of solution divided by equivalent weight of the solution, right? बस so simple, right? I hope this is clear. इतने सारे concentration terms हम सीख चुके हैं. The next concentration term is mole fraction. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा ये. जनरली इसके लिए सिंबल x होता है, बट अभी हमने सिंबल x रिजर्व कर दिया मास फ्रैक्शन के लिए, तो इसके लिए सिंबल लगा देते हैं टेढ़ा x, ठीक है ना. आई लगाते हैं यहाँ पे, क्यों देख लेंगे अभी. बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन, नाम समझ में आ रहा होगा कि मोल का फ्रैक्शन है, मोल का रेशियोज होगा. कॉमन सेंस, मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ टू द सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये होना चाहिए. सो सपोज करो वी हैव अ मिक्सचर चेम्बर, इसमें हमारे पास तीन चीज है भाई, A plus B plus C with moles Na, Nb, Nc. So mole fraction of A will be number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C. कि इतना फ्रैक्शन टोटल मोल्स का A का मोल्स है, बस ये बता रहे हैं. Similarly Xb will be Nb upon Na plus Nb plus Nc, and Xc would be Nc upon Na plus Nb plus Nc, राइट. अब एक चीज गौर करना कि Xa plus Xb plus Xc will be equal to 1 होना भी चाहिए. अगर सारे फ्रैक्शंस को ऐड कर दे तो 1 ऐड हो, फाइनली दे विल सम अप टू 1. यहाँ भी वही हो रहा है, अगर इसको ऐड करें तो देखो डिनोमिनेटर सब में कॉमन Na प्लस Nb प्लस Nc, न्यूमरेटर सब ऐड होके फाइनली क्या बनेगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, दोनों कट के 1 हो जाएंगे. इसका मतलब अगर हम एक जनरल डेफिनेशन बनाएं तो हम लिख सकते हैं xi is equals to ni upon summation of ni where i goes from 1 to n. ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा सारा i, और यहाँ पे i एक बार 1 एक बार 2 हम लोग लेते जाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली summation of xi is equal to 1. summation of ni 1 नहीं है, summation of xi is equals to 1. so ये दो इंपॉर्टेंट चीज मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमको हमेशा याद रखनी है कि अगर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरे की मोल फ्रैक्शन पता है. और सिंपल सा बात है ना, अगर एक सोल्यूशन है जिसमें A एंड B है और पता है कि A 20% है तो B विल डेफिनेटली बी 80%, बस वही बात. Xc वुड बी 1 माइनस Xa माइनस Xb, है ना, ऐसे. सो बहुत सिंपल था ये भी. अब एक ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने देखी, these were what we call them as general concentration terms. These are used for all type of solutions, all type of molecules or all type of compounds.